यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, देखो बेटा यहाँ चर्चा करते हैं। एक कंटेनर लेते हैं जिसमें किसी मेटल रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया जाता है। तो किसी मेटल रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में जब डिप करते हैं तो इस पर दो तरह के फोर्स लगेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, ये मेटल रॉड है, जब डिप करेंगे तो यहाँ पर एक लगेगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर। जो यहाँ पर ध्यान दो, ये मेटल रॉड है तो मेटल एटम से बनी होगी, एटम हो गए, तो इस एटम को ये आयन में ले जाना चाहेगी। जैसे मान लो ये जिंक रॉड है तो ये जिंक सल्फेट में डुबोया गया है, तो जब डुबोएंगे तो यहाँ पर जो जिंक के एटम होंगे ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे रॉड पर और यहाँ पर आयन के रूप में आने लगेंगे। तो मतलब जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर है वो एटम को कन्वर्ट करता है किसमें, आयन में, ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पर मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और दूसरा, ये जो मेटल आयन है ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा और रेड्यूस होगा। मतलब यहाँ पर ध्यान दो, तो जब ये ऐसा होगा तो यहाँ पर ये इस पर इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये इसी आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगी। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनने के कारण एक पोटेंशियल सेटअप होगा जिसको लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे? दूसरा, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण यहाँ पर जो, मान लो एक दूसरी रॉड ले लें, यहाँ पर जैसे मान लो एक कॉपर रॉड है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है सपोज करो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉपर डबल प्लस ये सल्फेट डबल माइनस यहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा और जिसके कारण ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो ये नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो फिर एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगी, फिर एक पोटेंशियल सेटअप होगा, फिर इसको लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। दूसरा केस देखो, ये कहा गया कॉपर डबल प्लस यहां से जाकर यहां पर क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। लेकिन जैसा डायग्राम बनाया गया इससे ऐसा लग रहा है कि कॉपर यहां से निकला और जाकर यहां पर क्या हो गया, चिपक गया, निकला और जाकर चिपक गया, ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर ये कॉपर रॉड है ना, तो ये जैसे मान लो कोई रॉड है या कोई मेटल है, मान लो सोडियम मेटल लें, तो ये सोडियम मेटल का मतलब सोडियम प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन माइनस है, मेटल इसी रूप में रहता है। हम लोग जो यहाँ पर न्यूट्रल यहाँ पर एटम कॉपर दिखा रहे हैं, ये न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, ये किस रूप में है, प्लस और माइनस के रूप में है। तो जब यहां वाला कॉपर जाएगा तो यहां पर जो पहले से कॉपर है उसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और जब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो मतलब ये जो कॉपर आप देख रहे हो अब प्लस के रूप में, ये जो यहां से जाकर गए हैं वो नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जो कॉपर प्लस के रूप में यहां से निकल कर यहां पर आए थे वो ये कॉपर डबल प्लस ये वाले नहीं है, ये कौन वाले हैं, एटम वाले हैं। एटम मतलब रॉड पर जो एटम थे वो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, जो आया था, और खुद बदल गए किसमें, कॉपर डबल प्लस में। ये हो रहा है, तो कुल मिला के यहां पर भी एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गई। ठीक है, तो जब किसी मेटल रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनती है जिसके कारण पोटेंशियल सेटअप होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे
potential which set up due to formation of electrical double layer when metal rod is dipped in its own electrolyte. When metal rod is dipped in its own electrolyte. When metal rod is dipped in its own electrolyte. It depends upon, भैया, it depends upon किन फैक्टर पर? Depends upon पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड टेम्परेचर. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर. प्रेशर, फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड. यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर अगर कंसंट्रेशन 1 m हो, जैसे यहां पर कहा गया कंसंट्रेशन, कुछ बोला नहीं गया, कंसंट्रेशन 1 m हो और टेम्परेचर कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस, तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा. तो आगे लिख लेंगे यहां पर if concentration is 1 m and temperature 25 degree Celsius, then electrode potential is standard electrode potential. अगर कंसंट्रेशन 1 m है और क्या बेटा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा. चलो भैया, चलो रिमूव कर रहे हैं. चलो यहां पर अब ध्यान देना बेटा, काज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कारण क्या है? It occur due to electrolytic solution pressure और ऑस्मोटिक प्रेशर. इसके कारण क्या होगा, मेक ऑक्सीडेशन, मेक क्या भैया
रिडक्शन। मतलब इसके कारण ऑक्सीडेशन होगा और इसके कारण क्या होगा? अब दोनों अगर बराबर हैं, दोनों अगर बराबर हैं तो कोई पोटेंशियल सेट नहीं होगा। दोनों अगर बराबर हैं तो कोई पोटेंशियल सेट नहीं होगा। अब ध्यान देना बेटा, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा, मतलब नेट ऑक्सीडेशन होगा। तब जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो नेट जो पोटेंशियल सेट होगा वो क्या होगा? रिडक्शन। तो यहां पर एकदम शॉर्ट में लिखा दे रहे हैं, ठीक बेटा। इफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और भैया इफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर देन क्या लिखोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। और आपको बताएं, एक और चीज आपको बताना चाहेंगे भैया, किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में सेम होगा, साइन में अपोजिट होगा। जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो का दिया जाए +X वोल्ट, तो रिडक्शन पोटेंशियल -X वोल्ट हो जाएगा। तो लिख लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल and reduction potential of any electrode is same in magnitude, but opposite in sign. सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में सेम होगा, लेकिन साइन में क्या होगा बेटा? अपोजिट होगा। यहां पर ये सारे पॉइंट अपने में काफी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर ध्यान देना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा कंसंट्रेशन के, और रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा कंसंट्रेशन के। अभी हम इसको समझा नहीं रहे हैं, अभी केवल लिखा दे रहे हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में और रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली। इसको मैथमेटिकली प्रूव करके आगे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। आगे चला जाए भैया। आपको बताएं तो किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं। पूछा जाए क्यों, तो कहेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड पर या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन, और दोनों में से कोई भी प्रोसेस अकेले नहीं हो सकता। दोनों में से कोई भी प्रोसेस अकेले नहीं हो सकता। तो लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी measured directly, can not be measured directly as on single electrode either oxidation or reduction occur. And none of them
and none of them can proceed singly. None of them can proceed singly. तो अगर आपसे कई बार ये ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट सही है या गलत, कि सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली मेजर कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो कर लेंगे तो गलत है, नहीं कर पाएंगे सही है। क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका रीजन है कि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रोड पर या तो ऑक्सीडेशन होगा और या रिडक्शन होगा, और दोनों में से कोई भी अकेले नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन होने के लिए रिडक्शन चाहिए और रिडक्शन होने के लिए ऑक्सीडेशन चाहिए। ठीक बेटा, आगे चला जाए, चलो। अच्छा, अब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए उसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात हो, और ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। लिख लेगा, टू मेजर, इसको रिमूव कर दे रहे हैं, टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, it is connected with an other electrode. Which electrode potential is known? इसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो अगर आपसे कहा जाए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या है, तो आप कहेंगे ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके हेल्प से हम लोग किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आपके पास 3 हैं, आप पढ़ते तो एक हो, पढ़ते कितना हो, एक, लेकिन जानना तीनों है। ठीक है, क्वेश्चन में तो मिलेंगे तीनों। तो पहला है यहां पर सिल्वर इलेक्ट्रोड, क्या भैया, सिल्वर इलेक्ट्रोड। दूसरा है कैलोमल इलेक्ट्रोड, और थर्ड आप लोग क्या लिखना चाहेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहां पर भैया सिल्वर इलेक्ट्रोड, यहां पर रिप्रेजेंटेशन, बस 2-2 लाइन पढ़ना है दोनों में, तीनों में। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा, AgCl, ये सॉलिड हो जाएगा, KCl एक्वस हो जाएगा। Ag कामा करके AgCl सॉलिड हो जाएगा, KCl एक्वस। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। यहां पर ध्यान देना बेटा, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां पर Ag प्लस Cl माइनस, प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस। अच्छा, अब ध्यान सोच रहे हो कि यहाँ पर Ag, तो यहाँ पर Ag जो है, ये AgCl जो है, ये Ag प्लस और किस रूप में है, Cl माइनस के रूप में ना। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इसी प्लस वाले से जुड़ेगा, तो Ag प्लस किस में बदल जाएगा, Ag में, Cl माइनस वैसे रह जाएगा। दूसरा कैलोमल इलेक्ट्रोड या मरकरी इलेक्ट्रोड, भैया दूसरा कैलोमल इलेक्ट्रोड या मरकरी इलेक्ट्रोड। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड है क्या,
तो यहां पर Hg2Cl2 को कैलोमल इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पर भी रिप्रेजेंटेशन यहां पर ध्यान देना बेटा, Hg लिक्विड होता है ना, Hg क्या होता है? लिक्विड। तो यहां पर ध्यान दो, Hg ये लिक्विड, यहां पर Hg2Cl2 ये सॉलिड, यहां पर KCl एक्वस। यहां पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन की बात किया जाए, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तो यहां पर Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2Hg ये लिक्विड, ये 2Cl माइनस। अब यहां पर दो पॉइंट बोलेंगे, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है? कौन सा पॉइंट है? कि दोनों इलेक्ट्रोड Cl माइनस आयन के लिए रिवर्सिबल हैं, दोनों हैं, और दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल KCl के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो लिख लेंगे चले आगे, लिख लेंगे बोथ इलेक्ट्रोड, अगला पॉइंट लिखिएगा, बोथ इलेक्ट्रोड आर रिवर्सिबल फॉर Cl माइनस आयन, रिवर्सिबल फॉर Cl माइनस आयन। बोथ इलेक्ट्रोड आर रिवर्सिबल फॉर Cl माइनस आयन। ठीक है? और दूसरा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड डिपेंड्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ KCl, अपॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ depends upon electrode potential of KCl, depends upon electrode potential of KCl। तो KCl के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ KCl, कंसंट्रेशन ऑफ KCl ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ KCl। ठीक बेटा? अब आप इसको रिमूव कर रहे हैं, अब आप फिर डालेंगे SHE, क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर यहां पर डायग्राम से खैर कोई बहुत मतलब नहीं है। यहां पर एक प्लेटिनम रॉड होती है जिसको ग्लास फॉयल से कवर कर देते हैं। ठीक है? ये प्लेटिनम रॉड है, ये ग्लास फॉयल है, ये हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर पर पास करेंगे। और 1 MHCl होता है। ये टोटल डायग्राम है इसका। प्लेटिनम रॉड को ग्लास फॉयल से कवर करके उसको 1 MHCl सॉल्यूशन में डुबो देते हैं और 1 एटमॉस्फेयर पर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। यहां पर भी 3 पॉइंट हमें लिखने हैं। पहला, रिप्रेजेंटेशन, तो सबसे जो जरूरी है वो रिप्रेजेंटेशन। यहां पर ध्यान देना बेटा,
प्लेटिनम कामा करके यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर और यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट में एक m। दूसरा है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा है इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये ध्यान देना बेटा, H2 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में बदल रहा है। और तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज 0 वोल्ट। ये 3 पॉइंट याद रखना है आपको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज 0 वोल्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज 0 वोल्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज 0 वोल्ट। आगे चलें। रिमूव कर रहे हैं इसको। आपकी अगली हेडिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान रखिएगा, एक कंप्लीट पेज में आएगी। ठीक है, एक कंप्लीट पेज में आएगी, तो बेटर होगा कि आप एक पूरा पेज ले लो। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, हम जब सीरीज शुरू करेंगे तो डिफिनेशन पहले लिखना, तो डिफिनेशन इधर जहां पे अगर थोड़ा बहुत पेज पे जाओ तो लिख सकते हो। हम शुरू करेंगे तो पहले आधा इधर लिखेंगे और आधा इधर लिखेंगे। आप ऐसा नहीं करिएगा, आप पूरा वर्टिकल ही लिखिएगा, तोड़िएगा नहीं। हम क्यों आधा उधर कर देंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है, तो ऐसा नहीं आप तोड़ के उधर कर लो। ठीक है, हाँ, तो लिखिएगा when electrodes are arranged, sorry, when elements are arranged, when elements are arranged in increasing order of reduction potential, in increasing order of reduction potential, a series is obtained. A series is obtained known as electrochemical series, which is as follow. अब लिखें,
आप इसको भी ऐसे बैठ कर ऐसे नीचे लिखते चलिएगा। ये सीरीज है। यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ये -3.04 है, डैश नहीं है, ये माइनस है, -2.99 -2.91 -2.89 -2.87 -2.71 -2.38 -1.67 -1.18 -0.76 -0.74 -0.44 -0.38 -0.28 -0.24 -0.15 -0.120 +0.34 +0.53 +0.80 +0.85 +1.09 +1.20 +1.36 +1.50 +2.79 वोल्ट। जल्दी लिखो। हो गया बेटा? ध्यान दो, ये सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा, डाटा नहीं। ये जो डाटा हमने लिखा है इसको केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, तो डाटा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये सीरीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें। कैसे याद करेंगे ये भी थोड़ा चर्चा हो जाए। लिथियम को आप लिथियम ही कह दो, लिथियम को आप क्या कह देंगे, लिथियम। पोटेशियम को आप कह देंगे के।
बेरियम को बाद, स्ट्रांसियम को सर, कैल्शियम को का, इन दोनों को एक साथ आप बोल देंगे नाम और इसको बोल देंगे अली। लिथियम के बाद सर का नाम अली। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दें, मैग्नीज मन बोल दें, जिंक को जन बोल दें, मंजन करते भी होंगे आप लोग, मंजन कर रखना नहीं, फेंक देना है, फेंक दें, मंजन कर फेंक दें। तो दो पार्ट में यहां तक पहुंच गए, लिथियम के बाद सर का नाम अली, मंजन कर फेंक दें। इसके बाद यहां पर आप बोलेंगे कोबाल्ट को कोई, निकल को निगाह, एसन फॉर सुंदर, पीवी मीन्स प्यार भरी, और एच मीन्स हो। तो कोई निगाह सुंदर प्यार भरी हो। तीन पार्ट में आप यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक भैया, तो लिथियम के बाद सर का नाम अली, मंजन कर फेंक दें, कोई निगाह सुंदर प्यार भरी हो। अच्छा, अब ध्यान देना, हैलोजन को भी छोड़ दो। यहां पर कॉपर को क्या बोलेंगे, क्यों, क्या, एजी फार आ गए, एजी फार आ गए, एजी फार होंगे, क्या आ गए होंगे। सीधे प्लेटिनम का नाम ले लो, प्लेटिनम और गोल्ड, क्या आ गए होंगे, प्लेटिनम और गोल्ड, ये भी याद हो गया। अब हैलोजन को थोड़ा दिमाग लगाना है, बस ये कि कॉपर के बाद एक छोड़कर एक हैलोजन फिट करना है, लेकिन पहले स्टेप पर दो छोड़ना है। कॉपर के बाद आयोडीन, देखो दो छोड़े हैं, फिर ब्रोमीन, फिर एक छोड़ के क्लोरीन, फिर अंत में फ्लोरीन। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम याद रखेंगे तो फिर हम पूरी सीरीज को याद कर ले जाएंगे। हाँ बेटा, तो याद होना चाहिए जरूर, हमारी ट्रिक आप फॉलो करो। आप अपनी ट्रिक में बता दो, हम याद कर लेंगे, आसान होगी तो हम बच्चों को बताएंगे और बच्चों को। ठीक है, तो जरूर थोड़े आप हमारी ट्रिक फॉलो करो, जो भी हमें थोड़े बनाए हैं, हम कई सारे बच्चों से ले लेके उनको मिला दिए, हो गया। हमें तो कुछ नहीं आता ये सब बनाना, हमें तो सीधे रटना आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को सीख लिए हैं। ठीक भैया, तो आपको याद है तो किसी भी तरीके जरूर थोड़ा हमारा तरीका फॉलो करो। हम तो एक तरीका बताए कि आप इस तरह थोड़ा आसान कर सकते हो। ठीक बेटा, आगे चले जाए, हो गया। कैरेक्टरिस्टिक लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, पहला पॉइंट, डाउन द सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज। पहला पॉइंट है, डाउन द सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज। सीरीज में नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। देख लो, आपने माइनस से शुरू किया है और यहां पर कहां पहुंच गए, प्लस पे, तो बढ़ रहा है। अच्छा, ध्यान देना बेटा, सीरीज में नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटेगी। रिएक्टिविटी क्या होगी, घटेगी, एक्सेप्ट फॉर हैलोजन। ठीक है, तो डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी डिक्रीजेज एक्सेप्ट फॉर हैलोजन। i.e. reactivity is inversely proportional to reduction potential. Reactivity is inversely proportional to reduction potential.
तो रिएक्टिविटी घटेगी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, रिएक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। अब आप लोग पूरा कहना लिख रहे हो, तो हमारे पास जगह नहीं, तुम तो बीच में लिखेंगे। अब आप थोड़े जरूरत थोड़ी इतने थोड़े थोड़े लिखो, पूरा लिखो, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, इधर आना ना, ये मेटल है, मेटल मेटल रिएक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन देंगे, मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। और आप कह रहे हो कि रिएक्टिविटी घट रही, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट रही है, और इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे रहे हैं तो रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब रिड्यूसिंग टेंडेंसी घट रही है। रिड्यूसिंग टेंडेंसी क्या है, घट रही है। तो तीसरा पॉइंट, डाउन द सीरीज reducing tendency decreases, i.e. reducing tendency directly inversely proportional to reduction potential. reducing tendency इनवर्सली प्रश्न हो जाएगा किसके, रिडक्शन पोटेंशियल के। अब ध्यान देना बेटा, नीचे कर दें, रिड्यूसिंग टेंडेंसी रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो जाएगी, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे मैक्सिमम रिड्यूसिंग एलिमेंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लिथियम। लिखिए, अभी नीचे करना लिखेगा, मैक्सिमम रिड्यूसिंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज लिथियम। मैक्सिमम रिड्यूसिंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज लिथियम। मैक्सिमम, ये उसी का पॉइंट है, नया पॉइंट नहीं। मैक्सिमम रिड्यूसिंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज लिथियम। ये देखो, लिथियम मैक्सिमम रिड्यूसिंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज लिथियम। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग टेंडेंसी किसकी है, लिथियम की है, ठीक है। अच्छा इधर जाना ना, उसी में ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ हैलाइड आयन, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ हैलाइड आयन। तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ हैलाइड आयन, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर आयोडीन माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। एक और चीज, इसमें थोड़ा आप लोग कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जब रिड्यूस करने की बात करेंगे तो हम इधर वाले एलिमेंट को लेंगे, मतलब प्रोडक्ट साइड के, ठीक है। और ऑक्सीडाइज करने की बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड का, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं ना। अच्छा ऐसे समझो, बहुत परेशान नहीं होना है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हम आपको क्लियर कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज करने का मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लेना, तो इलेक्ट्रॉन कौन ले पाएगा, लिथियम प्लस ले पाएगा या लिथियम ले पाएगा, लिथियम प्लस ले पाएगा ना। और देने की बात किया जाए तो कौन दे सकता है, लिथियम दे सकता है, लिथियम प्लस तो नहीं दे सकता। तो इसीलिए करेंगे, जब रिड्यूस करने की बात करेंगे तो प्रोडक्ट साइड में, देखो यहां पर भी ये रिएक्टेंट साइड नहीं लिया हमने, क्या लिया है, ये हैलाइड में भी प्रोडक्ट साइड लिया है। और ऑक्सीडाइज करने की बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड लेंगे, मतलब इधर वाले को, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि ये हो गया। चौथा पॉइंट लिखना है, पहले सुनो क्या लिखना है। आप कह रहे हो नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घट रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट रही है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो बढ़ रही होगी, और जिससे इलेक्ट्रॉन लेंगे उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। तो नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो लिख लीजिएगा, डाउन द सीरीज ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, डाउन द सीरीज ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस।
डाउन द सीरीज ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस। तो सीरीज में नीचे जाने पर बेटा ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, i.e. मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इन पीरियोडिक टेबल इज ऑफ F2। पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी किसकी होगी, F2 की होगी। ठीक है, नहीं इसको थोड़ा सा पहले लिख दिए, सॉरी, लिख लियो क्या, लिख लिए हो, लिख लियो तो कोई बात नहीं, इसके बाद लिख लीजिएगा। यहां पर ऐसे लिख लीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी डायरेक्टली पोषण जाएगा किसके, रिडक्शन पोटेंशियल के। ये आई हटा दो यहां से। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इन पीरियोडिक टेबल इज ऑफ F2। पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी किसकी होगी, F2 की होगी, और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ज्यादा डायरेक्टली पोषण होगी किसकी बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब ध्यान दो, F2 का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ X2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, F2 Cl2 Vr2 I2, F2 Cl2 Vr2 I2। तो हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी का क्रम ये हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन, फोर एलिमेंट A, B, C and D has reduction potential respectively. Four element A, B, C and D has reduction potential respectively -1.8 plus 2.5 minus 1.6 and plus 2.1 represent पहला reactivity order, order of reducing tendency, order of oxidizing tendency। तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पर पहला रिएक्टिविटी क्या है, इनवर्सली या डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है, ए का, फिर सी, फिर बेटा डी, फिर बी। दूसरे में रिड्यूसिंग टेंडेंसी, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिडक्शन पोटेंशियल के, तो ये भी वही क्रम हो जाएगा क्या, ए सी डी बी। और तीसरे में बोलना ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिडक्शन पोटेंशियल की, इसी को पलट दो तो क्या हो जाएगा, बी डी सी, यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी डी सी ए। कहां डाउट बेटा, पीछे डाउट बताओ, हम ज्यादा बढ़िया क्लियर कर पाएंगे। हाँ तो है, तो सबसे ज्यादा किसका है, बी का, देखो तो बी का सबसे ज्यादा है, फिर डी ए प्लस में है, और ए और सी माइनस में है, देखो। ठीक है, तो डायरेक्टली है तो सबसे ज्यादा है। जो डाउट है उसको तुरंत क्लियर कर लिया करो, है ना बेटा।
आगे चला जाए। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा नीचे ला रहे हैं, यहां पर ध्यान दो, इधर देखो, सीरीज में जब हम लोग नीचे जाएंगे, या ऐसे कह लो कि सीरीज में जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके किसी भी कंपाउंड से रिप्लेस कर देंगे, एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन में ऐसा नहीं करेंगे, हैलोजन में नीचे वाले करेंगे ऊपर वाले को। जैसे हैलोजन में F2 जो है Cl2 को रिप्लेस करेगा, Cl2 Br2 को, Br2 I2 को, लेकिन बाकी जो मेटल वाले हैं उसमें ऊपर वाला नीचे वाले को। तो लिख लेगा अगला पॉइंट, एलिमेंट प्लेस्ड एबव, लिखना पड़ेगा, लिख लोगे बोलने पर। एलिमेंट प्लेस्ड एबव in the series, element placed above in the series, element placed above in the series can replaces to the element, can replaces to the element present below it, from compound of that element, from compound of that element, from compound of that element, except halogen, except halogen। ठीक है, यहां पर इधर देखना भैया, देखना इधर, यहां पर कई क्वेश्चन बनते हैं। ये तुम्हारे बोर्ड का नेचर ऐसा है कि थोड़ी देर, हाँ बाकी और बोर्ड होते हैं तुरंत ये खिसकाना भी नहीं पड़ता, ऐसे उसको टच कर दो उधर हो गया। हाँ अच्छा, यहाँ पर इधर एक ना, यहाँ पर ये जिंक है, कॉपर सल्फेट है, देख अपनी सीरीज तुम्हारे ऊपर चले गए, आप लोग अपने देखते रहिएगा, कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है। तो ये जो जिंक है ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर दिया। अच्छा ध्यान देना बेटा, ये कलर इसका ब्लू होगा और इसका कलर होता है व्हाइट। वैसे कलर तो इसका भी ब्लू नहीं होता है, ब्लू तब होगा जब इसमें वाटर जुड़ा होगा, लेकिन जब सॉल्यूशन होगा तो वाटर जुड़ेगा ही, जब सॉल्यूशन होगा तो वाटर जुड़ेगा ही, ठीक है, तो ब्लू होगा और ये होगा व्हाइट। तो अच्छा यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर कॉपर सल्फेट लें, यहां पर नो रिएक्शन, मतलब नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब एक और चीज देखना, यहाँ पर ये रिप्लेस कर दिया, यही इतना नहीं है, यहाँ पर कलर हमने बताया ना, तो ये कलर चेंज होता है। कलर कब चेंज होगा, तो ऊपर ध्यान सुनिएगा, ऊपर वाले एलिमेंट को किसी नीचे वाले एलिमेंट के कंपाउंड के सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा, नीचे वाले को ऊपर वाले में मिलाएंगे तो नहीं चेंज होगा। लिख लेगा नोट करके, हाँ अरे ये थोड़ा सा गलत हो गया था, लिखिएगा नोट करके। When element present above in the series, when element present above in the series
is added to the solution of is added to the solution of compound of element solution of compound of element present below it present below it color of solution is changed color of solution is changed due to oxidation of added metal due to oxidation of added metal due to oxidation of added metal अब यहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे आज देखें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पहला when zinc is added to solution of copper sulfate its color is changed due to conversion of पहला जिंक इंटू जिंक डबल प्लस कॉपर इंटू कॉपर डबल प्लस जिंक डबल प्लस इंटू जिंक नन तो क्या हो जाएगा ए एडेड मेटल जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो गया एडेड मेटल क्या है जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो गया आगे चले भैया सेकंड पॉइंट सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये है कि ऑन एडिशन ऑफ कॉपर on addition of copper color of which solution is changed on addition of copper color of which solution is changed कॉपर को ऐड करने पर किसका कलर चेंज होगा सी किसका चेंज होगा अब ये सब आंसर आप बेटा तभी दे पाओगे जब आपको सीरीज याद होगी नहीं याद है नहीं दे पाओगे ठीक है अगला इसमें हो सकता है आपके एक से ज्यादा क्वेश्चन आंसर सही हो ऑप्शन सही हो when copper sulfate solution is stirred का मतलब घुमाना with iron spoon what will happen iron spoon what will happen color of solution is changed iron spoon will dissolve
copper deposits on iron spoon, no effect. क्या होगा? क्या होगा? A and B बोथ। पहले तो आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो कुछ न कुछ तो होगा, नो इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। आयरन सीरीज में ऊपर है ना, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन से आप घुमा रहे हो, तो इसका मतलब आयरन उसमें मिला रहे हो, ठीक है। तब क्या होगा? तब यहां ध्यान दो क्या होगा। ये आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, आप यहां पर आयरन स्पून से इसको घुमा रहे हो, तो आयरन स्पून से घुमा रहे हो, इसका मतलब आपने आयरन डाल दिया किसमें? कॉपर सल्फेट में, और ये हो जाएगा FeSO4, ये हो जाएगा कॉपर। अब इसका जो ब्लू कलर है ये तो रहता है, ये बदल जाएगा किसमें? ब्राउन में। किस में बदल जाएगा? ब्राउन में। एक चीज। दूसरा, आयरन किस में बदल गया है? डबल प्लस में। तो ये जो स्पून था इसमें आयरन के एटम किस रूप में थे? मतलब आयरन के एटम के रूप में थे, और जब ये इसमें डालोगे तो ये आयरन का जो एटम था यहां से निकलेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा, तो अब ये किस में बदल गया? आयरन डबल प्लस में, और निकलता रहा निकलता रहा निकलता रहा, तो एक समय तो आएगा कि सारे एटम आयरन डबल प्लस बदल चुके होंगे। तो जब आपके चम्मच में आयरन का एटम नहीं रहा तो चम्मच रहेगा? भूल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, एक और चीज, कॉपर डिपोजिट्स ऑन आयरन स्पून, तो ये कॉपर जो यहां से निकल रहा है डिपोजिट होगा कहीं न कहीं, लेकिन आयरन का स्पून होगा तब तो डिपोजिट होगा उसमें। तो जब आयरन का स्पून है ही नहीं, वो डिजॉल्व हो चुका, तो कहां डिपोजिट होगा? नीचे बैठ जाएगा। कहां डिपोजिट होगा? नीचे बैठ जाएगा। बात क्लियर हुई? तो ये हो जाएगा। रिमूव करें इसको, अभी और भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसको रिमूव कर रहे हैं। कैन बी स्टोर copper sulfate solution in pots of iron? Can be store copper sulfate solution in pots of iron? तो क्या हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन के पॉट्स में स्टोर कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो। नो। क्यों भैया? एज आयरन हैज लेस रिडक्शन पोटेंशियल, hence more reactivity, so pots will dissolve. इसमें कई ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। क्यों नहीं रख सकते? आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्यों नहीं रख सकते? आयरन पॉट्स डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी बना सकते हैं, तू जानते रहेगा। अच्छा, एक और चीज, इन गिवन रिएक्शन X2 is
इन गिवन रिएक्शन X2 इज, क्या हो जाएगा भैया? हाँ बताए थे सीरीज में F2 नीचे वाला हाइड्रोजन, नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस करेगा, तो Cl2 रिप्लेस हुआ ना, तो Br2 और R2 तो उसके ऊपर हैं, तो हाइड्रोजन में नीचे वाला किसको रिप्लेस करेगा? ऊपर वाले को रिप्लेस करेगा। नीचे वाला किसको रिप्लेस करेगा? ऊपर वाले को। फिर इसको आगे बढ़ाएं, चलो आगे। एक और क्वेश्चन, ए हाइपोथेटिकल electrochemical series is formed. A hypothetical electrochemical series is formed by 5 elements A, B, C, D and E. A hypothetical electrochemical series is formed by 5 elements A, B, C, D and E, in which C can replace all elements except V, while A cannot replace E. What is series? ध्यान देना, एक हाइपोथेटिकल सीरीज है, काल्पनिक सीरीज है, जिसमें क्या बताया गया है? बी, किसका नाम दिया गया था? सी, इन व्हिच सी कैन रिप्लेस ऑल एलिमेंट। सी सभी एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है लेकिन बी को नहीं, और ए कैन नॉट रिप्लेस ई। सी सबको रिप्लेस कर सकता है, बी को नहीं कर सकता, और ए ई को नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, सीरीज में जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को रिप्लेस करेगा। सी सबको रिप्लेस कर सकता है, इसका मतलब सी के नीचे सभी होंगे लेकिन बी को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब सी के नीचे सभी होंगे लेकिन सी के ऊपर कौन होगा? बी होगा। तो यहां पर अगर हमें लिखना पड़े तो सबसे ऊपर हम किसको रख रहे हैं? बी। किसको रख रहे हैं बेटा? बी। अब बी के नीचे कौन आ गया? सी। अब कितने एलिमेंट बचे? कितने बचे? 3। अब 3 में ए, ई, डी। ए कैन नॉट रिप्लेस ई, ए ई को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब ए ई के नीचे होगा, डी की कोई चर्चा नहीं हुई। डी की कोई चर्चा हुई? डी सबसे नीचे होगा। आपसे क्या कहा गया? ए ई को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसका मतलब डी को तो कर सकता होगा, नहीं तो डी के बारे में बताया था ना भाई। आपसे ये कहा गया कि हम इनको नहीं रिप्लेस कर सकते। मान लो 2 लोग बैठे हो और हम ये कह रहे हैं कि हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, इसका मतलब अगले को तो कर सकते होंगे ना, तभी इनको नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो बताया था हम दोनों को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो डी का नाम नहीं लिया गया, इसका मतलब वो डी को रिप्लेस कर सकता है, ई को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब यहां पर ई ऊपर होगा ए के और ए ऊपर होगा डी के, मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल आपके सीरीज है। ठीक भैया?
अगला पॉइंट बोले, अगला पॉइंट है, अब क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आगे देखेंगे सीरीज तो काफी पीछे हमारी चली गई, यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा। कहाँ गया भाई? अच्छा चलो ठीक है, मतलब सीरीज काफी पीछे चली गई, लेकिन यहां पर ध्यान दो, यहां पर जो भी एलिमेंट हैं हाइड्रोजन के ऊपर अगर डाइल्यूट एसिड में डालेंगे तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन नीचे वाले ऐसा नहीं कर पाएंगे। लिख लेंगे एलिमेंट, अगला जो भी पॉइंट होगा, एलिमेंट प्रेजेंट above hydrogen in series can replaces hydrogen from dilute acid, but which present below it cannot replace hydrogen। यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान देना, यहां पर जिंक, यहां पर 2HCl, यहां पर डाइल्यूट, यहां पर जिंक क्लोराइड, यहां पर H2, यहां पर कॉपर, यहां पर 2HCl डाइल्यूट, यहां पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा बेटा, नो रिएक्शन। लेकिन आप लोग पता नहीं पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, ये जो नीचे एलिमेंट हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, इन सभी से डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट करते हैं। वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, रिएक्ट करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिएक्ट मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, बात सुने ना। डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 से कॉपर, सिल्वर और मरकरी तीनों रिएक्ट करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, रिएक्शन का मोड कुछ अलग होगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों रिएक्ट करेंगे, क्यों रिएक्ट करेंगे? तो वास्तव में बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ले लेना किसी से, ठीक है। और HCl क्या है, रेड्यूसिंग है। HCl क्या है, रेड्यूसिंग है, या HBr, HI ये सब क्या है, रेड्यूसिंग है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड हैं वो जो एलिमेंट नीचे हैं उनसे भी रिएक्ट कर जाएंगे। लिख लीजिएगा नोट करके, सिल्वर, कॉपर एंड मरकरी react with oxidizing acid, react with dilute oxidizing acid like HNO3 and H2SO4। सिल्वर बोलो, कॉपर एंड मरकरी react with dilute oxidizing acid like HNO3 एंड H2SO4। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जैसे कह लो जबरदस्ती छीन लेना। तो रिएक्ट करने मेटल, अच्छा कॉपर, ये सब जो नीचे वाले एलिमेंट है जिनकी बात कर रहे हैं सब मेटल है। तो मेटल रिएक्ट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन देना है इनको। तो एक हम इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं, आपको मिल गया। एक हम देना नहीं चाह रहे हैं, आप हमसे छीन ले रहे हो, तो ये छीनने वाले हैं। आप देना नहीं चाह रहे हो, आपसे छीन लिया जा रहा है, सुनो ना। तो ऑक्सीडाइज, जैसे हो सकता आपको भी ध्यान नहीं है, बाद में कभी पढ़ो और कहीं डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन लिखा देखो, तब आप याद आया करे सर तो बताए थे कि रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करता है।
नॉन ऑक्सीडाइजिंग से रिएक्ट नहीं करेगा। आगे चला जाए अगला पॉइंट। यहां पर ध्यान रखना, सीरीज में अगर हम बात करते हैं, इधर देखना, सीरीज में लिथियम से लेकर सोडियम तक के एलिमेंट लिख लेंगे। इन सीरीज फ्रॉम लिथियम टू सोडियम, react with dilute acid, react with cold water. Magnesium to chromium, react with hot water. Iron to lead, decomposes steam. Below hydrogen, does not react with water. यहां पर ध्यान देना बेटा, ये ध्यान दो, सोडियम है, यहां पर क्या है, सोडियम है, यहां पर आपने कोल्ड वाटर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम है हॉट वाटर, यहां पर आयरन है, ये स्टीम है, ये Fe3O4, और इसके नीचे आपने कॉपर ले लिया है, कॉपर है 2H2O, नो रिएक्शन। तो लिथियम से सोडियम तक के जो एलिमेंट सीरीज में हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। मैग्नीशियम से क्रोमियम तक हॉट, यहाँ पर हॉट लिखा गया है, अच्छा हाँ हॉट वाटर, ठीक है। और यहाँ पर आयरन से लेड तक जो है वो स्टीम से रिएक्ट करेंगे और उसके नीचे वाले रिएक्ट ही नहीं करेंगे, उसके नीचे वाले रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलिएगा। बोलो जाए, डाउन द सीरीज थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हीट के प्रति स्टेबिलिटी, बात समझ रहे हो ना, यहां पर हीट करेंगे नो इफेक्ट, और यहां पर अगर आपने हीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा ऑक्सीजन गैस में। तो ध्यान रखिएगा, इधर देखना बेटा, जो हाइड्रोजन के नीचे हैं जनरली वो आसानी से टूट जाएंगे, ऊपर वाले आसानी से नहीं टूटेंगे। जैसे इधर लेड वोड हैं वो भी टूटेंगे लेकिन काफी उनको हीट करना पड़ेगा। तो लेकिन कॉपर का हो गया, मरकरी हो गया, ये क्या हो गया, सिल्वर हो गया, सब बहुत आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। तो नोट करके एक लाइन लिख लीजिएगा, ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन, oxide of element present below hydrogen easily decomposes. Oxide of element present below hydrogen easily decomposes. Oxide of element present below hydrogen
इजीली डिकम्पोजेज। ठीक है, अगला पॉइंट रिमूव कर रहे हैं इसको, अगला पॉइंट रिमूव करें। थर्मल थर्मल नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फाइड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फाइड डिक्रीजेज डाउन द सीरीज। सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी, ये ध्यान देना बेटा, ये सल्फाइड है, कैपिटल ब्रैकेट में या तो एक्टिव मास लिखते हैं या तो सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक इज मोर देन लेड सल्फाइड। तो जो भी ऊपर है उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उनके सल्फाइड की, जो भी नीचे है उनके सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। और एक लास्ट पॉइंट, मेटल प्लेस्ड एबव हाइड्रोजन, मेटल प्लेस्ड एबव हाइड्रोजन is easily rusted। metal placed above hydrogen is easily rusted। metal placed above hydrogen is easily rusted। रस्ट मतलब जंग लगना, आगे पढ़ाएंगे, इसी में है। while which placed below hydrogen does not rusted। while which placed below hydrogen does not rusted। तो जो हाइड्रोजन के नीचे हैं उनकी रस्टिंग नहीं होगी। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ और नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये नर्स्ट इक्वेशन और उस पर बेस बहुत सारी प्रॉब्लम है डिफरेंट टाइप की, वो सब पढ़ा जाएगा। ठीक है, आज की कहानी है पे